साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप पर। मैं नरेंद्र लेक्चर सीरीज़ की श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की आने वाली वैकेंसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली फोकस है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसी के लिए। इसके साथ साथ जो भी इसमें इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कॉमन है, जो नेट में और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी में जो पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इस पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी इसमें बहुत सारे फैक्ट और फिगर्स आपको मिल जाएंगे। तो हम जो चला रहे हैं लेक्चर सीरीज, उसमें यूनिट 3 भारतीय शासन और राजनीति उसको देख रहे हैं। उसमें हम संविधान के वैचारिक आधार को देख रहे हैं। उसमें प्रस्तावना कंप्लीट कर चुके हैं, मूल अधिकार कंप्लीट कर चुके हैं, मूल कर्तव्य कंप्लीट कर चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे उसको देख लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कुछ बची हुई जानकारियां हैं जो आपसे मैं साझा करूंगा इस वीडियो में। उसमें ये लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर सीरीज़। पिछले इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या इसके प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व के, और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी नीतियों में उसको कहाँ तक अपनाया है, उसके बहुत सारे प्रावधानों को भी हमने देखा। आज हम देखेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में किस प्रकार का संबंध है, और समय समय पर इसमें किस प्रकार के टकराव हमारे राजनीतिक इतिहास में रहे हैं। तो मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, ये पहली हेडिंग है। इसमें हम देखेंगे क्यों टकराव है। एक तरफ जहां मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित है, वहीं दूसरी तरफ निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। एक इनफोर्सिएबल है, दूसरा नॉन इनफोर्सिएबल है। इसका मतलब मूल अधिकार के हनन के संबंध में आप न्यायालय में उसको लागू करवाने के लिए दरवाजा सर्वोच्च न्यायालय का खटखटा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए आप न्यायालय के दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। ये राज्यों की इच्छा है कि समय समय पर वो अपनी नीतियों में इसका पालन करें। तो पहला विशेषता ये है, इसलिए इन दोनों में टकराव होता है। दूसरा क्या है, मूल अधिकार को लागू करना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है, जबकि निर्देशक तत्वों को लागू करना एक नैतिक बाध्यता है। यानी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य के ऊपर ये दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि वो उसको पूरा करेगा। और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में एक मोरल ग्राउंड ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नैतिक आधार पर इसको लागू किया जाना चाहिए। मूल अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध दावे हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, लागू करने का दायित्व राज्यों पर है। तो ये देखिए, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो राज्य के खिलाफ प्राप्त है, और नीति निर्देशक तत्व राज्यों की उपेक्षा पर निर्भर करता है कि कब उसको लागू करते हैं। तो इन दोनों के बीच में इस संबंध को लेकर के टकराव की स्थिति बनी रहती है और अक्सर देखा गया है। तो इसमें राज्य के नीति तत्वों को लागू करने के दायित्वों के कारण, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के राज्य के जो दायित्व होते हैं उसके कारण इसका टकराव क्या होता है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से हो जाता है। अब वो टकराव किस किस प्रकार से होता है उसको हम आगे देखेंगे। चंपक दोरईराजन बनाम भारत संघ, ये मामला आया था 1951 में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के बीच की किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार क्या होगा, प्रभावी होंगे, प्रिवेल करेगा क्या, फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई ऐसा विधान बनाता है राज्य जो मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति हो जाती है, तो उस टकराव की स्थिति में जो प्रिवेल करेगा, जो राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा। ये कब कहा गया, चंपक दोरईराजन मामले में 1951 में। इसी केस में चंपक दोरईराजन में कहा गया कि निर्देशक तत्व जो होंगे मूल अधिकारों के पूरक के रूप में होंगे। मूल अधिकार क्या है, एक राइट्स है जो स्टेट्स के अगेंस्ट एक व्यक्ति या नागरिक को प्राप्त है। निर्देशक तत्व वे माहौल या अधिकार हैं जिसके माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकारों को वास्तविकता में परिणित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि निर्देशक तत्व जो सिद्धांत होते हैं वो वह दशाएं प्रदान करेंगे, राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से उसको प्रदान करेगा ताकि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा होता है जो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि आप वहीं तक स्वतंत्र है जहाँ तक दूसरे के अधिकारों में आप हस्तक्षेप न करें। निर्देशक तत्व में लिखा गया है कि असमानता
को कम किया जाएगा, आय प्रतिष्ठा के स्तर पर जो भी समानता है उसको कम किया जाएगा। यानी कि जब सभी व्यक्ति समान होंगे आर्थिक दृष्टि से, तभी एक दूसरे की स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो लगेंगे एक दूसरे की स्वतंत्रता को प्रयोग करेंगे और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के व्यक्ति की परतंत्रता बन जाएगी। इससे क्या होगा, समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसीलिए निदेशक तत्व और जो होते हैं वो मूल अधिकारों के पूरक के रूप में काम करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसके एक दूसरे के प्रति। यानी कि ये जो चंपक दोरई राजन मामला है, उपर्युक्त निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप जो हुआ, यानी कि कहा गया कि मूल अधिकार प्रिवेल करेंगे, निदेशक तत्व और मूल अधिकार में अगर टकराव होता है तो उपर्युक्त निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। कौन करता है? संसद करता, आपको पता ही है। इसके तहत संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं भूमि सुधार अधिनियमों को इस अनुसूची में डाल दिया गया। आप देखेंगे जब चंपक दोरई राजन में मामला आया तो कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा, निदेशक तत्व जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री होंगे फंडामेंटल राइट्स के। ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ, जैसे जमींदारी प्रथा एक बहुत ज्वलंत प्रथा थी भारत में, पता ही है आपको। ब्रिटिश काल में भी जमींदारों का क्या प्रभुत्व था और किस तरह से किसानों का शोषण होता था, उसके बारे में सब आपके परिचित होंगे। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना भारत सरकार की प्राथमिकता थी और उसको तभी समाप्त किया जा सकता था जब संपत्ति का समान वितरण समाज में हो सके। तो उस संपत्ति के समान वितरण के लिए जो अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 सब क्लास जी में जो वर्णन किया गया था संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार था। तो उसको समाप्त करने के लिए जमींदारी प्रथा लाया जाएगा तो उससे कॉन्ट्रडिक्टरी होता 19G से। तो जब एक दूसरे से विरोधाभास हो जाता तो दिक्कत क्या होती है, लागू ही नहीं होता। क्या? निदेशक तत्व। और सुप्रीम कोर्ट ने चंपक दोरई राजन में पहले भी कह दिया कि मूल अधिकार उस पर प्रिवेल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संसद ने एक संविधान संशोधन किया और वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें क्या किया गया, भूमि सुधार को, जितने भी राज्यों ने भूमि सुधार के अधिनियम बनाए थे उसको उठा करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया तो उसमें कहा गया कि जो भी एक्ट या कानून राज्यों द्वारा पारित किया जाएंगे, अगर उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। तो एक तरह से इसको बाईपास कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा। और क्या हुआ, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया तमाम कानूनों के माध्यम से। ठीक, तो प्रथम संविधान संशोधन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया, इसमें जोड़ दिया गया प्रथम संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा गया, 31A जोड़ा गया एवं उसमें क्या कहा गया, राज्य द्वारा भू संपत्ति अधिग्रहण अथवा जागीरदारी मतलब एक तरह से जमींदारी की ही प्रथा थी, जागीरदारी अधिकारों के समाप्ति या अल्पीकरण को इसलिए अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है कि इसके द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। ये हमने आपको बताया कि ये प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था 9वीं अनुसूची में इसीलिए डाला गया था क्योंकि उसको चैलेंज न किया जा सके। उसमें प्रावधान था कि इस अनुच्छेद को इस ग्राउंड पे नहीं चैलेंज किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। तो ये संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, उसमें एक और नया क्लास जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B, जिसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। वही रिपीट है जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया है। अब क्या हुआ, उपर्युक्त मामले में बहुत सारे लोगों ने जो जमींदारी प्रथा के समर्थक थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमि के भूखंड हुआ करते थे, समाज में उनका प्रभुत्व था, वर्चस्व था, छोटे किसानों पर उनका एक अपना प्रभाव था, तो उसको उन्होंने चुनौती दी इन लोगों ने, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारा प्रभुत्व ही खत्म हो जाएगा, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में जिस तरीके से पहले एक्सेप्ट करते थे। तो कुछ लोगों ने उसको चैलेंज किया, उसको संविधान संशोधन को। और उपर्युक्त परिस्थिति में 1967 में गोलकनाथ मामला एक आता है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के निर्णय में गोलकनाथ मामले में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये देखिए, हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ा रहे थे आपको, आप पीछे वाले वीडियो में देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स से समझ में आएगा। तो हम बताएंगे आपको कि बताए थे आपको कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, पहले तो ये था शंकरी प्रसाद में कहा था कि कर सकती है, और अनुच्छेद 13 में जो विधि है और अनुच्छेद 368 में जो विधि है दोनों अलग अलग है। इसलिए संविधान संशोधन के माध्यम से संसद क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले में उस निर्णय को पलट दिया गया और पलट के कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और संशोधन क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि
368 को भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ये भी सामान्य विधि ही है जो अनुच्छेद 13 के तहत आती है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इसलिए संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसी निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने बताया आपको मैंने 1951 में शंकर प्रसाद के केस तथा सज्जन सिंह का केस था, दोनों के निर्णय में जो दिया था इसके विपरीत दिया था, मतलब संशोधन कर सकती थी फंडामेंटल राइट्स में, उसको पलट दिया। अब क्या हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है, तो संसद में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अगर संशोधन नहीं करेगी तो डीपीएसपी लागू नहीं होगा, समाज में असमानता व्याप्त रहेगी। भूमि सुधार आप देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल एक है, अगर भूमि सुधार नहीं किया जाएगा तो लोग क्या होंगे, भूमि अधिकारों के आधार पर बहुत सारा गैप है, अंतर है, असमानता है लोगों में, तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो गोलकनाथ मामले को सही करने के लिए, संतुलित करने के लिए संविधान संशोधन किए गए। लगातार क्या किया गया, उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ संसद में प्रतिक्रिया स्वरूप 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन किया। ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाए हैं, पीछे वाले वीडियो में देखें इसको। संक्षेप में हम देखें कि इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने यह प्रावधान किया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं को समाप्त करने या कम करने की अनन्य शक्ति है। ये तीनों संविधान संशोधनों के माध्यम से कहा गया। और क्या कहा गया, इसे इस आधार पर, यानी कि जो संविधान संशोधन किया जाएगा इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक, विस्तार से नहीं बताएंगे, पीछे वीडियो देखिए, उसमें है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा 31D जोड़ा गया, 31D जोड़ा गया एवं कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C जो कि निदेशक तत्व सिद्धांत है, जो कि कल्याणकारी है, इसमें हम देखेंगे आप जब पीछे वाले लेक्चर में डीपीएसपी में, तो उसमें बहुत सारी असमानता को समाप्त करने के राज्य के कार्यों को कहा गया है कि राज्य असमानता समाप्त करेगा आय, प्रतिष्ठा, संपत्ति इत्यादि के आधार पर। तो संसद ने क्या कहा 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि 39B और 39C निदेशक तत्वों को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण तथा अनुच्छेद 19, इसमें आप पता है तमाम है 5-6 अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 सब क्लास ए से लेकर के जी तक 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था। तो उसी के बारे में कहा गया है कि 39B और C को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार है द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 25वां संविधान संशोधन माध्यम से अब क्या हुआ, फिर प्रतिक्रिया हुई, फिर चुनौती आई, क्योंकि जो इसके समर्थक थे जमींदारी प्रथा के और इन सब चीज़ों की असमानता बनाए रखना चाहते थे, फिर उन्होंने क्या किया, जो संसद का संविधान संशोधन 25वां, 24वां और 29वां था उसको चैलेंज किया सर्वोच्च न्यायालय में, और उसमें केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता, जो 1973 में एक चर्चा में आया था। आपको पता ही है कि हाल ही में भी केशवानंद भारती जो इस केस के लिए माने जाते हैं, चर्चित थे, उनका देहांत भी हो गया है। वे उसमें एक मंदिर के ट्रस्टी थे, जो आसपास की बहुत सारी ज़मीनें थी, उसको राज्य केरल राज्य था, उसमें केरल राज्य के तहत आता था, तो केरल राज्य उसको ले करके उसका जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करके समान आधार पर उसका वितरण करना चाहता था। तो वही केस मामला आया, केशवानंद भारती ने इसको पूरे संविधान संशोधन को जो संसद ने किया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को खींचा गया था, ले लिया गया था, उसको चुनौती दी। अब क्या हुआ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। यानी कि गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया था उसको पलट दिया। अब क्या कहा, उसमें कहा था कि नहीं संशोधन कर सकती है, अब कह रही है संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार भी शामिल है, लेकिन यह संशोधन करते वक्त संसद ध्यान रखे कि संविधान के मूल ढांचे पर प्रभाव ना पड़े। मूल ढांचे का अलग जब पढ़ेंगे हम संविधान संशोधन तो उसमें देख लेंगे क्या है। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा केशवानंद भारती में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। न्यायालय उपर्युक्त संशोधनों को वैध माना, यानी कि सारे संविधान संशोधन 25वां, 23वां, 25वां, 24वां, 29वां को वैध माना और कहा कि अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकार अनुच्छेद 39B और 39C में बताए गए निदेशक तत्वों के अधीन हैं, ये माना। इसका मतलब यह हुआ, वर्तमान स्थिति इस निर्णय के बाद क्या बन गई
मूल अधिकारों को निदेशक तत्व के ऊपर प्राथमिकता दी गई है, लेकिन अपवाद है। अपवाद स्वरूप क्या है? अनुच्छेद 39B का डीपीएसपी और 39C का डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिक होंगे। यानी कि नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में जो अनुच्छेद B और C हैं वे मौलिक अधिकारों पर प्रिवेल करेंगे, उससे सर्वोच्च माने जाएंगे। अगर दोनों में टकराव होगा तो 39B और C को सर्वोच्च माना जाएगा, वैध माना जाएगा। लेकिन बाकी केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ B और C के मामले में एक्सेप्शंस रखा गया है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि अनुच्छेद 39B और C क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट्स पर प्रिवेल करेंगे, लेकिन बाकी में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा। दूसरे शब्दों में देखें, संविधान के अनुच्छेद 39 के भाग B और C के क्रियान्वयन के लिए तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा, लेकिन अन्य निदेशक तत्वों की क्रियान्वयन के लिए ऐसी किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकेगा जो मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित करता हो। ये पूरा मामला था किसके बारे में? निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स के बीच टकराव की जो स्थिति थी उसका पूरा इतिहास। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा नया टॉपिक है, उसके बाद उसके साथ डील करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।